नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात का कार्यक्रम है आज कार्यक्रम का 129वां एपिसोड और इसके साथ इस साल का आखिरी एपिसोड है। पीएम आज देश के साल 2025 की उपलब्धियों पर चर्चा कर सकते हैं। 2026 की चुनौतियों और संभावनाओं पर चर्चा संभव है। पिछले कार्यक्रम में वोकल फॉर लोकल पर बताने की चर्चा की गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का कार्यक्रम का 129वां एपिसोड और साल का आखिरी एपिसोड है। और इसके साथ ही बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 में उपलब्धियों पर तमाम चर्चा की थी और इसके साथ ही 2026 की चुनौतियों और संभावनाओं पर चर्चा संभव है। पिछले कार्यक्रम में वोकल फॉर लोकल पर चर्चा की गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का कार्यक्रम का साल का आज आखिरी एपिसोड और 129वां एपिसोड है। और यहाँ बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले एपिसोड में वोकल फॉर लोकल पे चर्चा की थी और इसके साथ ही अब 2026 की चुनौती संभावनाओं पर चर्चा अपने एपिसोड में कर सकते हैं। इसके साथ ही इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 129वां मन की बात का कार्यक्रम आज है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर बता दें कि 5100 परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किए गए। कार्यक्रम में शामिल हुए परिवारों ने सरकार के इस कदम की प्रशंसा की और कहा कि यह योजना उनके जीवन में सुविधा और सुरक्षा लेकर आएगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दिल्ली में यह कार्यक्रम गरीब परिवारों के लिए राहत और स्वच्छता की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित हो रहा है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सीएम रेखा ने कार्यक्रम में शिरकत करी। मजिंदर सिंह सिरसा भी यहां शामिल हुआ और इसके साथ ही गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन की सौगात दी गई और इसके साथ ही गरीब परिवारों को इससे बड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी। और इसके साथ ही खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन के लिए बड़ी राहत दी गई है। और इसके साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किए गए। कार्यक्रम में शामिल हुए परिवारों ने सरकार के इस कदम की प्रशंसा की और कहा कि यह योजना उनके जीवन में सुविधा और सुरक्षा लेकर आएगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दिल्ली में एक कार्यक्रम गरीब परिवारों के हित के लिए सबसे ज्यादा आरामदायक साबित होता हुआ नजर आएगा और इसके साथ ही गरीब परिवारों के लिए राहत और स्वच्छता की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित हो रहा है। और इसके साथ ही बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कार्यक्रम में शिरकत करी। उनके साथ मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा भी शामिल हुए। इस दौरान बता दें कि गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन की सौगात दी गई, जहां गरीब परिवारों को राहत मिलती हुई नजर आएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सतना में आयोजित 12वें विद्या व्यापार मेले को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि विद्युत क्षेत्र की औद्योगिक और व्यापारिक क्षमता को राष्ट्र स्तर पर पहचान दिलाने में ऐसे मेले महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री ने स्थानीय उद्यमियों, कारीगरों और व्यापारियों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश में निवेश, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि व्यापार और उद्योग से जुड़े लोगों को नीतिगत सहयोग और सुविधाएं आगे भी मिलती रहेंगी। स्वाभाविक रूप से उद्योग व्यापार के जो केंद्र है, इनको बढ़ावा देने की सरकार की पॉलिसी और इसी आधार पर तो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब भारत दुनिया का चौथे से तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जाएगा तो मध्य प्रदेश को कदम से कदम मिलाएगा। मध्य प्रदेश उस दौड़ में शामिल है जो सर्व सुविधा युक्त, आर्थिक रूप से संपन्न, महिला, गरीब, किसान, युवा सभी वर्गों का कल्याण करते हुए सभी प्रकार के संसाधन जुटाकर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो आज हमने दिन में घोषणा की। अभी तो हमने समझता इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को एयरपोर्ट भी मांगना चाहिए। आपने एयरपोर्ट नहीं मांगा कि आज हमारा एयरपोर्ट बड़ा कर दो, बड़े प्लेन करना चाहिए। तो मैं आज आपको वो भी देने की घोषणा करता हूँ। आप भी मांग रहे हो, फिर भी देने की घोषणा करता हूँ। जब बड़ा एयरपोर्ट बनेगा जिसमें सब प्रकार के प्लेन उतरेंगे और आगे बढ़ो, आपको हेली सर्विसेज चाहिए। भविष्य में हेलीकॉप्टर की सर्विसेज के आधार पर हमारे साथ अब हमने धार्मिक पर्यटन का बढ़ावा देते हुए अपने राज्य के अंदर
जैसे उत्तराखंड के अंदर केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ जाने के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस चालू की। हमने अपने राज्य के अंदर सभी पर्यटक केंद्रों के साथ धार्मिक केंद्रों को जोड़कर भी हेली सर्विसेज चालू की। उस हेली सर्विसेज के आधार पर हेलीकॉप्टर की व्यवस्था के आधार जोड़ करके वो सारे लाभ दिलाने के लिए सतना के साथ भी जोड़कर, क्योंकि आपके पास एक तरफ चित्रकूट है, एक तरफ मैहर की माता जी है, इसीलिए उस सर्किट के अंदर हमने ये भी गुंजाइश रखी। और इतना ही नहीं, आने वाले समय में आप भी हेलीकॉप्टर खरीदो, आपका हेलीकॉप्टर भी किराए पे लगवा लेंगे। कोई प्लेन खरीदे, प्लेन भी किराए पे लगवा लेंगे। हमारे लोग क्यों आगे नहीं बढ़ना चाहिए? यहाँ बसें भी बहुत, बस चलाने वाले भी। हमारी सरकार ने अगली योजना ये बनाई कि हम राज्य परिवहन की निगम की तर्ज पर बसों का प्रबंधन भी सरकार के माध्यम से कराएंगे और पीपीपी मॉडल पर आपकी बसें क्या तो बताओ आप, साथ में छोड़ा, गांव में ढिंडोरा, पता ही नहीं चल गया क्या हो गया। हमको क्या मालूम? आपने देखो, हमने तो सही कहा था। अरे जिस किसी के भी हो, उनकी वो सांसद भी आपकी हो, आपकी भी चलवाएंगे, चिंता मत करो। हमको क्या परेशानी? हमने तो खुला ऑफर दिया, खुला टेंडर दिया। क्या अपना हेलीकॉप्टर हो, हवाई जहाज हो, बस हो, जो वाहन साधन हो, प्रदेश की बेहतरी के लिए, गरीब से गरीब आदमी के लिए इन सब संसाधनों का उपयोग। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि दुर्ग में श्री हनुमान कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में समाज के विभिन्न वर्गों के लोग भाग ले रहे हैं और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा दी जा रही कथा को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों से समाज में धार्मिक जागरूकता और नैतिक मूल्यों का विकास होता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे कथा के माध्यम से सदाचार और समाज सेवा की प्रेरणा लें। कार्यक्रम में भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हैं और उन्होंने पंडित शास्त्री के प्रवचन की सराहना की। मुख्यमंत्री ने इसे धार्मिक और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक बताया। छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। माता कौशल्या की धरती है और हमारे प्रदेश की जो इस्पात नगरी है भिलाई, 5 दिवसीय दिव्य श्री हनुमंत कथा का आयोजन है और पूज्य पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के श्रीमुख से श्री हनुमंत कथा का आस्वान सभी लोग कर रहे हैं। और इस आयोजन के लिए हम अपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री सरोज पांडे जी, राकेश पांडे जी और उनके पूरा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया और सबको इस पुण्य में मतलब गंगा नहाने का अवसर प्रदान किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा हाई पावर कर्ज परचेज कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मंत्री अनिल विज, महिपाल डांडा, विपुल गोयल और श्रुति चौधरी मौजूद रहे। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े खरीद प्रस्तावों और विकास कार्यों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। और इसके साथ ही सीएम सैनी ने बैठक ली जहां एचपीडब्ल्यूपीसी की हाई पावर बैठक का आयोजन किया गया। खरीद प्रस्ताव और विकास कार्यों पर यहां चर्चा की गई। विभागीय मुद्दों पर विस्तार किया गया और इसके साथ ही अन्य रणनीतियों पर भी चर्चा की गई। और ये खबर हम आपको बता रहे हैं जहां सीएम सैनी ने बैठक ली और इसके साथ ही बैठक में तमाम रणनीतियों पर चर्चा की गई, विकास कार्यों पर फोकस किया गया। इस दौरान बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा हाई पावर कर्ज परचेज कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करी। बैठक में मंत्री अनिल विज, महिपाल डांडा, विपुल गोयल और श्रुति चौधरी मौजूद रहे और बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े खरीद प्रस्तावों और विकास कार्यों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई और अन्य आगे वाले चुनौतीपूर्ण कार्य और रणनीतियों पर यहाँ चर्चा की गई। और इसके साथ ही बता दें कि यहाँ सभी ने अपने सुझाव भी साझा किए। विभागीय मुद्दों पर यहाँ विस्तार से चर्चा की गई और अन्य मुद्दों पर भी यहाँ चर्चा देखने को मिली और उन पर फोकस किया गया। और इसके साथ ही बता दें कि यहाँ तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी देखने को मिले जहाँ बैठक में तमाम रणनीतियां तैयार की गई और इसके साथ ही जनता तक पहुंचाने के लिए तमाम योजनाओं को लेकर भी यहां जोर दिया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अंगुल में अंगुल नगर पालिका के तहत 27 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का उद्घाटन और आधारशिला रखी।
इस परियोजना के तहत शहर में बुनियादी ढांचे, सड़कों, जल आपूर्ति और अन्य नागरिक सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्थानीय विकास के लिए ऐसी परियोजना महत्वपूर्ण है और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इसके पहले धर्मेंद्र प्रधान ने स्वच्छ, सुंदर और अगुल स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। उन्होंने शहर की साफ सफाई, हरित क्षेत्र और पर्यावरण संरक्षण के लिए नागरिकों की सहभागिता की सराहना की और लोगों से स्वच्छता बनाए रखने का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री के इस दौरे से अंगुल में विकास और स्वच्छता को लेकर जनता में काफी ज्यादा खुशी और विश्वास बढ़ता हुआ नजर आया। उड़ीसा से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां विकास परियोजना का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यहां उद्घाटन किया। इसके साथ ही 27 करोड़ की विकास परियोजना का लोकार्पण किया गया, जहां नगर पालिका के बुनियादी सुधार पर जोर और जनता में काफी ज्यादा विश्वास बढ़ता हुआ नजर आया है। और इसके साथ ही बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बता दें कि यहाँ पे तमाम परियोजनाओं की सौगात दी है, जहाँ 27 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात, जिससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही हम आपको बता रहे हैं, जहाँ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अंगुल में तहत 27 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी। इस परियोजनाओं के तहत शहर में बुनियादी ढांचे, सड़कों और अन्य नागरिक सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्थानीय विकास के लिए ऐसी परियोजनाएं महत्वपूर्ण हैं और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है। इसके पहले धर्मेंद्र प्रधान ने स्वच्छ, सुंदर, सुब्जा, अगुल स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। उन्होंने शहर की साफ सफाई, हरित क्षेत्र और पर्यावरण संरक्षण के लिए नागरिकों की सहभागिता की सराहना की और लोगों से स्वच्छता बनाए रखने का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री के इस दौरे से अंगुल में विकास और स्वच्छता को लेकर जनता में काफी ज्यादा खुशी और विश्वास बढ़ता हुआ नजर आया है। जम्मू में जम्मू और कश्मीर पुलिस द्वारा आयोजित रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें 20 किलोमीटर की दौड़ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 10,000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही एडीजीपी आनंद जैन ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुलिस ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य स्वस्थ जीवन शैली, समाज में एकता और नशा मुक्त जीवन को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने जोश और उत्साह के साथ दौड़ पूरी करी। पुलिस ने कहा कि इस तरह के आयोजन जवानों और नागरिकों में फिटनेस और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं। और इसके साथ ही बता दें कि जम्मू कश्मीर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जहां 20 किलोमीटर की मैराथन आयोजित की गई। 10,000 से अधिक प्रतिभागी यहां शामिल हुए, जो हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य बता दें कि स्वास्थ्य, एकता और नशा मुक्त जीवन शैली देना है। और इस दौरान यहाँ सभी युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आए। यहाँ युवाओं की भागीदारी काफी ज्यादा अधिक देखने को मिली है। और इसके साथ ही खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मैराथन का आयोजन किया गया और रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें 20 किलोमीटर की दौड़ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 10,000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान बता दें कि मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया गया। पुलिस ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य जीवन शैली, समाज में एकता और नशा मुक्त जीवन को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने जोश और उत्साह के साथ दौड़ पूरी की। पुलिस ने कहा कि इस तरह के आयोजन जवानों और नागरिकों में फिटनेस और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। दिल्ली के मंगोलपुरी में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बांग्लादेश में हिंदू पर कथित अत्याचारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी, हनुमान चालीसा का पाठ किया और बांग्लादेश के नेताओं का पुतला दहन किया। उन्होंने भारतीय सरकार से अपील की है कि वे बांग्लादेश में हिंदू की सुरक्षा सुनिश्चित करें और उनके खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और उन्होंने हिंसा और उत्पीड़न के खिलाफ अपने विरोध को दृढ़ता से व्यक्त किया। आयोजकों ने कहा कि यदि बांग्लादेश में हिंदू के खिलाफ अत्याचार जारी रहेगा तो वह और सख्त कदम उठाने के लिए तैयार है। और दिल्ली से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मंगोलपुरी में बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे अत्याचार को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया है। बांग्लादेश नेताओं का यहाँ पुतला दहन किया गया, जमकर नारेबाजी की गई। इसके साथ ही बता दें कि जिस तरह से बांग्लादेश में लगातार आगजनी और हिंदू पर हो रहे अत्याचार देखने को मिल रहे हैं, और इसी के चलते दिल्ली के मंगोलपुरी में बजरंग दल द्वारा विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया गया
और इसके साथ ही दिल्ली के मंगोलपुरी एस ब्लॉक में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर कथित अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी, हनुमान चालीसा का पाठ किया और बांग्लादेश के नेताओं का पुतला दहन किया। उन्होंने बता दें कि सरकार से अपील की है कि वे बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें और उनके खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और उन्होंने हिंसा और उत्पीड़न के खिलाफ अपने विरोध को दृढ़ता व्यक्त किया। आयोजकों ने कहा कि यदि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार जारी रहेगा तो वे और भी सख्त कदम उठाने के लिए तैयार है। दिल्ली से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली के मंगोलपुरी में बता दें कि बजरंग दल के द्वारा और इसके साथ विश्व हिंदू परिषद ने जमकर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है। देश के कई हिस्सों में सर्दी और कोहरे का असर लगातार जारी है। दिल्ली में स्मॉग की घनी परत छाई हुई दिखाई दी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इलाके का वायु गुणवत्ता सूचांक बहुत ही खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। यूपी में शहर के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ। लोग ठंड से बचने के अलावा और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। इसी तरह हरियाणा और मुंबई के कुछ हिस्सों में भी घना कोहरा देखा गया। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर में कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम हो गई। मौसम विभाग ने यहाँ न्यूनतम तापमान 11.0 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान लगाया। पूर्वोत्तर में असम के कई हिस्सों में भी घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे सड़क और हाईवे यातायात प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग ने नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है और कोहरे के दौरान यात्रा में सतर्क रहने का आग्रह किया है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश की, असम की, दिल्ली की, पश्चिम बंगाल की, मुंबई की, हरियाणा की। और इन सभी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सर्दी का प्रकोप जारी है। कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम है। लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। नववर्ष 2026 के आगमन से पहले देश भर के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालु और पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिली। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में लाखों श्रद्धालु एकत्रित हुए, जिसके चलते पूरी पुलिस और मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं के लिए व्यापक इंतजाम किए। पिछले 2 दिनों से दिन रात भारी भीड़ बनी हुई है। बता दें कि अर्धवार्षिक छुट्टियों के दौरान कन्याकुमारी में भी पर्यटक और अप्यन भक्तों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली है। श्रद्धालुओं ने 3 समुद्र के संगम पर स्नान किया, सूर्योदय देखा और प्रमुख दर्शनीय स्थलों का भ्रमण किया। भारी भीड़ के कारण सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस तैनात की गई थी। इसके अलावा माता वैष्णो देवी के पवित्र मंदिर में कटरा, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती और वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में अर्चना के दौरान बता दें कि हजारों श्रद्धालु देखने को मिले। सभी मंदिरों में भक्तिमय माहौल बना रहा। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष इंतजाम किए। देश भर के मंदिरों में श्रद्धालु की इस उमड़ती भीड़ ने नए साल 2026 के स्वागत को और भी भव्य बना दिया। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से दिखा रहे हैं, कन्याकुमारी से, जम्मू कश्मीर से, उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से। और इन सभी धार्मिक स्थलों पे आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं का सैलाब किस तरह से देखने को मिल रहा है और नववर्ष को और भी ज्यादा भव्यता देता हुआ ये तस्वीरें नजर आ रही हैं, जहां श्रद्धालु काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। और यहाँ बता दें कि लगातार सभी जगहों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पाकिस्तान इस वक्त अपने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक दबाव में है। IMF ने कर्ज की अगली किस्त पाने के लिए पाकिस्तान अपनी पहचान मानी जाने वाली सरकारी एयरलाइंस PIA को बेचने जा रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ बता दें कि ये नहीं है कि सवाल ये है कि PIA के पीछे पाकिस्तान आर्मी क्या खेल खेल रही है, क्यों आखिरी वक्त पर फौजी पीछे हटी और क्या पर्दे के पीछे सेना फिर से सिस्टम पर कंट्रोल चाहती है। इसी को लेकर देखिए एक खास रिपोर्ट। एयरलाइंस PIA बिक्री के लिए तैयार। IMF लोन की अगली किस्त दांव पर। पाक आर्मी की परोक्ष एंट्री, प्राइवेटाइजेशन या पावर गेम। IMF की शर्त, बेचो PIA तभी मिलेगा कर्ज। पाकिस्तान की हालत इस वक्त इतनी खराब है कि उसे अपनी सरकारी एयरलाइंस तक बेचनी पड़ रही है। PIA पिछले 20 सालों से घाटे में है। करीब 78,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का कर्ज, हर साल हजारों करोड़ का नुकसान। IMF ने साफ कह दिया, जब तक घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों का निजीकरण नहीं होगा तब तक कर्ज की अगली किस्त नहीं मिलेगी। यही वजह है कि 23 दिसंबर को PIA की 100% हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। PIA की तबाही की पूरी कहानी। PIA की गिरावट सिर्फ पैसों की नहीं रही। 2020 से कराची विमान हादसे में एयरलाइंस की साख खत्म कर दी।
96 लोगों की मौत और जांच में खुलासा 260 से ज्यादा पायलटों के लाइसेंस फर्जी या संदिग्ध। नतीजा ये हुआ कि यूरोप, अमेरिका और ब्रिटेन ने PIA पर बैन लगा दिया। सबसे ज्यादा कमाई वाले इंटरनेशनल रूट बंद, कमाई घटी, खर्च बढ़ा और एयरलाइंस पूरी तरह डूबती चली गई। कौन खरीदना चाहता है PIA? लकी सीमेंट लिमिटेड, आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन, एयर ब्लू प्राइवेट लिमिटेड। तीनों कंपनियां 23 दिसंबर को सीलबंद लिफाफे में बोली देंगी। सबसे ज्यादा कीमत देने वाली कंपनी को PIA का कंट्रोल मिलेगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पाक आर्मी की एंट्री क्यों संदिग्ध? PIA खरीदने की रेस में पहले फौजी फर्टिलाइजर कंपनी भी थी। ये वही कंपनी है जिस पर पाक आर्मी और आर्मी चीफ आसिम मुनीर का सीधा असर माना जाता है। लेकिन आखिरी वक्त पर फौजी फर्टिलाइजर ने बयाना राशि जमा नहीं की और बोली से बाहर हो गई। पाक मीडिया के मुताबिक फौजी फर्टिलाइजर बोली जीतने वाली कंपनी के साथ पार्टनरशिप में आ सकती है, यानी सीधे नहीं लेकिन फिर भी आर्मी के हाथ में होगा। पाकिस्तान आर्मी बिजनेस एम्पायर, फौजी फाउंडेशन, $5.9 बिलियन वेन्यू, सीमेंट और फर्टिलाइजर, तेल, बैंकिंग, हाउसिंग, 8 शहरों में डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, 2 लाख करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी। पाकिस्तान की सेना सिर्फ हथियार नहीं चाहती बल्कि देश का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर भी है। यही वजह है कि PIA जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर पर आर्मी की नजर होना कोई हैरानी की बात नहीं। IMF बनाम पाक आर्मी। IMF चाहता है घाटे की कंपनियां खत्म हो, सेना का इकोनॉमिक पर असर कम हो, सिस्टम ट्रांसपेरेंट बने। लेकिन पाकिस्तान की हकीकत यह है कि आर्मी हर सेक्टर में मौजूद है। PIA की बिक्री असल में IMF और पाक आर्मी के बीच पावर बैलेंस की लड़ाई बन गई है। PIA बिकने से क्या बदलेगा? सरकार पर कर्ज का बोझ कम होगा, एयरलाइंस में नया निवेश आएगा, नए विमान खरीदे जा सकेंगे, कर्मचारियों की सैलरी पेंशन की जिम्मेदारी नए मालिक की। सरकार ने 78,000 करोड़ के कर्ज में से 67,000 करोड़ खुद उठाने का फैसला किया है ताकि खरीदार को आकर्षित किया जा सके। PIA की बिक्री सिर्फ एक एयरलाइंस का सौदा नहीं है, ये पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था, IMF की शक्ति सट्टे और पाक आर्मी की ताकत की असली तस्वीर है। अब देखना ये है क्या PIA सच में निजी हाथों में जाएगी या पर्दे के पीछे से फिर एक बार पाकिस्तान आर्मी ही सिस्टम को कंट्रोल करेगी। IMF की किस्त और पाकिस्तान की सियासत, दोनों का फैसला PIA की इस डील से तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। अरावली भारत की सबसे प्राचीन पहाड़ी श्रृंखला जो सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि उत्तर भारत की सांसों की ढाल है। लेकिन आज यही अरावली नई परिभाषा, नई व्याख्या और नई आशंकाओं के बीच घिरी है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को अरावली की एक समान परिभाषा को मंजूरी दी, जिसके बाद राजस्थान से लेकर दिल्ली तक विरोध, नाराजगी और सवालों का सैलाब उठ खड़ा हुआ। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि अरावली की नई परिभाषा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, पर्यावरण मंत्रालय की प्रेस रिलीज और उन सवालों की पूरी पड़ताल जो आज सड़कों पर गूंज रहे हैं। पर्वतमाला जो गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा होते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक फैली हुई है, ये सिर्फ एक भूगर्भीय संरचना नहीं बल्कि थार के रेगिस्तान को आगे बढ़ाने से रोकने वाली एक प्राकृतिक दीवार है। अरावली ही वो ढाल है जो दिल्ली NCR को रेत के तूफानों से बचाती है, जो भूजल को संजोती है, जो जैव विविधता का आश्रय है। लेकिन इसी अरावली को लेकर 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया जिसने पर्यावरणवादियों की चिंता बढ़ा दी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित अरावली की एक समान परिभाषा को मंजूरी दी है। इस नई परिभाषा के मुताबिक केवल वही पहाड़ियां अरावली मानी जाएंगी जिनकी स्थानीय ऊंचाई 100 मीटर या उससे अधिक है, यानी जिन क्षेत्रों में पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंचाई की हैं, वे अब कानूनी रूप से अरावली की श्रेणी से बाहर हो सकती हैं। यही वह बिंदु है जहां से विवाद की शुरुआत होती है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि अरावली कोई एक सी ऊंचाई वाली श्रृंखला नहीं है, ये एक सशक्त भूवैज्ञानिक संरचना है। केवल 100 मीटर की सीमा तय कर दी गई है तो अरावली का बड़ा हिस्सा कागजों में अरावली नहीं रहेगा, और अगर अरावली नहीं रही तो वहां खनन के रास्ते खुल सकते हैं। और इसी आशंका के चलते पिछले एक हफ्ते में राजस्थान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। सड़कों पर उतरे पर्यावरण कार्यकर्ता, स्थानीय लोग और विपक्षी दलों ने भी इन आंदोलनों को समर्थन दिया। विरोध बढ़ने के बाद 24 दिसंबर को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें कहा गया कि अरावली क्षेत्र में किसी भी प्रकार की एक माइनिंग लीज पूरी तरह से रोक लगाई गई है। मंत्रालय ने दावा किया कि यह रोक पूरी अरावली रेंज पर समान रूप से लागू होगी और इसका उद्देश्य अरावली की अखंडता को बनाए रखना है।
मंत्रालय ने यह भी कहा कि राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी भी नए खनन पट्टे की अनुमति न दे। भारतीय विनिर्माण अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद यानी कि ICFRE को निर्देश दिया गया है कि पूरे अरावली क्षेत्र में अतिरिक्त ऐसे जोन चिन्हित किए जाएं जहां खनन पूरी तरह से प्रतिबंधित होना चाहिए। एक व्यापक मैनेजमेंट फॉर सेंसिटिव माइनिंग तैयार किया जाए। इस योजना में पर्यावरणीय प्रभाव, इलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और पुनर्वास की व्यवस्था शामिल हो। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि योजना सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी की जाएगी। यहीं से असली बहस शुरू होती है। पर्यावरण विशेषज्ञों और जन संगठनों का कहना है कि मंत्रालय की यह घोषणा असल में कोई नया फैसला नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर के अपने आदेश में यह सब पहले ही कह दिया था। अदालत ने साफ निर्देश दिया था कि जब तक MPSM तैयार नहीं हो जाता तब तक कोई नया खनन पट्टा ना दिया जाए और जो खदान पहले से चल रही हैं वह भी सख्त पर्यावरणीय शर्तों के साथ ही संचालित हो। विरोध प्रदर्शन में शामिल जन संगठन अरावली विरासत जन अभियान ने पर्यावरण मंत्रालय के प्रेस। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।